हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं राजीव सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रयागराज अकेडमी कानपुर, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 9260973598 है। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से मैं सीटेट परीक्षा जो 5 जुलाई की होनी है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कस कर रहा हूं। तो मैं बता दूं, कक्षा 4 की जो पाठ्यपुस्तक है आसपास ईवीएस साइंस की, उसके मैंने 1 से लेकर 5 चैप्टर तक का डिस्कस पिछले वीडियो में कर दिया था। अब इस वीडियो के अंतर्गत मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 चैप्टर का इसमें डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और जी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जाके बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आता है, आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर संख्या 6 से। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, ओमना का सफ़र, ट्रेन पर चढ़ते समय धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, टिकट चेकर का यूनिफॉर्म काले रंग का कोट होता है। अब देखिए, जब ट्रेन पे चढ़ते हैं तो आपको धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, और टिकट चेकर का जो यूनिफॉर्म होता है वो किस रंग का होता है? काले रंग का होता है। ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे पर धक्का मुक्की क्यों हो रही थी? क्योंकि सभी लोग जल्दी जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाना चाहते थे। क्या तुमने कभी ट्रेन पे सफ़र किया है? कब? हाँ, मैंने कई बार ट्रेन में सफ़र किया है। हम लोग चाचा से मिलने दिल्ली जा रहे थे। अगर तुम सफ़र पर जाओ तो खाने पीने का क्या क्या सामान ले जाना पसंद करोगे? क्यों? मैं सफ़र पर जाते समय खाने के लिए फल, सूखे मेवे, पूरी सब्ज़ी, मिठाइयाँ ले जाना पसंद करूँगा, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। टिकट चेकर के क्या क्या काम होते हैं? वह सारे यात्रियों का टिकट चेक करता है तथा उनकी मदद करता है। तुम टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? टिकट चेकर के यूनिफॉर्म से। टिकट चेकर का यूनिफॉर्म काले रंग का कोट होता है तथा उसके कंधे पर TTE का उजले रंग का बैच लगा रहता है। ओमना ने खिड़की से बाहर क्या देखा? ओमना ने खिड़की से बाहर सूखे भूरे मैदान तथा छोटे छोटे गांव देखे। उसे बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती हुई नजर आ रही थीं। रेलवे स्टेशन पर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं? तो रेलवे स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूड़ी साग, पूरी सब्जी, दूध, फल, अंडा, खिलौने, किताब तथा अन्य खाने की चीज़ें बिकती हैं। ट्रेन के बाथरूम में पानी खत्म क्यों हो गया? चर्चा करिए। यात्री प्रायः पानी का दुरुपयोग करते समय कभी कभी पानी ठीक से भरा नहीं जाता है। कल्पना करो कि जब तुम ट्रेन में एक लंबे सफ़र पर जाना हो तो तुम अपने साथ मनोरंजन के लिए क्या क्या सामान ले जाना चाहोगे? मैं लंबे सफ़र पर अपने साथ मनोरंजन के लिए कहानियों की किताबें, कॉमिक्स बुक, लूडो, शतरंज ले जाना चाहूँगा। चित्र में पहचानिए कि स्टेशन पर क्या क्या लोग हैं और क्या क्या काम करते हैं। कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। जैसे कुली है, तो कुली लोगों के सामान उठाने में उनकी मदद करता है, जो बदले में पैसे लेता है। गार्ड प्रायः ट्रेन के पिछले डिब्बे में रहता है। जो विशेष डिब्बा रहता है वह ट्रेन को चलाने के लिए सिग्नल देता है, ट्रेन का इंचार्ज होता है। ड्राइवर ट्रेन को चलाता है। टिकट चेकर टिकट चेक कर यात्रियों का टिकट चेक करके तथा उनकी मदद करता है। रेलवे पुलिस रेल तथा यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखता है। सफाई कर्मचारी ट्रेन तथा रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई करता है। टिकट विक्रेता यात्रियों को रेल में सफ़र करने के लिए टिकट बेचता है। तो ये तो चैप्टर नंबर, अगर हम लोग देखेंगे, 6 की बात थी। अब खिड़की से चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन यहाँ पर ओमना का सफ़र जो चैप्टर था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ओमना ने पहले और दूसरे दिन खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा, तो उसमें क्या अंतर पाया? पहले दिन ओमना ने खिड़की से सूखे तथा भूरे खेत देखे, परंतु दूसरे दिन ओमना ने खिड़की से हरे भरे लाल मिट्टी वाले खेत, पहाड़ियों के बीच पानी तथा पेड़ देखा। ओमना ने रेलवे फाटक के दोनों तरफ कौन कौन से वाहन देखे जो पेट्रोल डीजल से चलते थे? ओमना ने रेलवे फाटक पर बस, ट्रक, स्कूटर, कार इत्यादि देखा जो डीजल या पेट्रोल से चलते थे। इन वाहनों में शोर और धुआं क्यों हो रहा था? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने वाहनों के रेलवे फाटक पर इंतजार करते समय इंजन को बंद नहीं कर रखा था। देखिए, ये सब चीज़ें बता रहे हैं ईवीएस साइंस के अंतर्गत कि आपको रेलवे फाटक पर जब खड़े होना है तो इंजन को बंद कर लेना रहता है ना, शोर नहीं करना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या तुमने कभी वैसा नज़ारा देखा जैसा ओमना ने गोवा में देखा था? उसके बारे में लिखो। हाँ, मैंने कई बार लोगों को रेलवे फाटक पर गाड़ियों के इंजन बिना बंद किए इंतजार करते देखा है। इंजन नहीं बंद किए जाने के कारण काफ़ी शोर होता है तथा इंजन के धुएं से प्रदूषण फैलता है। इससे होने वाले शोर से भी प्रदूषण फैलता है। इंजन बंद किए जाने से ईंधन के साथ साथ पैसे की भी बर्बादी नहीं होती है। लोगों को इंतजार करते समय अपनी गाड़ियों के इंजन बंद कर लेने चाहिए। चर्चा करिए। कुछ लोग रेलवे फाटक पर तब भी पार करते हैं जब वह बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जब रेलवे फाटक बंद हो तो उसे नहीं करना चाहिए, बल्कि रुक कर ट्रेन गुजरने का इंतजार करना चाहिए। बंद रेलवे फाटक को पार करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्या तुमने पुल देखे हैं? कहाँ? हाँ, मैंने बहुत सारे पुल देखे हैं। इलाहाबाद में गंगा पर बना पुल सभी ने देखा होगा। तो गंगा यमुना के संगम पे बेसिकली इलाहाबाद पे पुल बना हुआ है। क्या तुम कभी किसी पुल से गुजरे हो? कहाँ? हाँ, मैं कई बार पुल से गुजरा हूँ। एक बार दिल्ली जाते समय इलाहाबाद से गंगा पर बने पुल से भी गुजरा हूँ।
पुल किस पर बना था? गंगा नदी पर बना हुआ था। अब देखिए गंगा नदी की बात कर रहे हैं या यमुना नदी पे की बात करेंगे, तो पुल आपने गंगा या यमुना नदी पे संगम पे बना, इलाहाबाद पुल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके ही शहर की बात कर रहे हैं मित्रों, जहाँ से आप लोग रहते हो, प्रयागराज इलाहाबाद से। तो मैं पुल के नीचे क्या दिखाई दिया था? पुल के नीचे पानी था, पानी में कुछ नाव भी थी। पता करो पुल क्यों बनाए जाते हैं? पुल नदी तथा घाटी को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या तुम कभी किसी सुरंग से गुजरे हो? तुम्हें कैसा लगा? हाँ, यात्रा के क्रम में मैं सुरंग से गुजरा हूँ। सुरंग से होकर गुजरने में अलग अलग का आनंद आया, थोड़ा डर भी लगा था। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं। तुम क्या सोचते हो इतनी सुरंगें और पुलों के होने का क्या कारण होता था? अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंस है, आपके यहाँ सीटेट एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो मैं आपको यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दे रहा हूँ। एक सवाल पूछा गया कि गोवा से, जब कोई व्यक्ति गोवा से केरल तक जाता है तो रास्ते में कितनी सुरंग और कितने पुल पड़ते हैं? तो गोवा से केरल तक जाने में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। तो उन्हें आपको बताना है आंसर में। गोवा के रास्ते में ट्रेन को समुद्र के किनारे तथा पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें पार करने के लिए इतनी सुरंगों और पुलों को बनाया गया है। तो आपने कहा गोवा के जाते समय समुद्र के किनारे से पहाड़ियों से गुजरना पड़ता है। उन्हें पार करने के लिए बहुत सारी सुरंगें और पुल का निर्माण किया गया। ओमना ने पुल के नीचे का नज़ारा देखा, उसे पढ़कर उसका चित्र कापी में बनाइए। ओमना ने पुल के नीचे देखा पानी, और पानी में कुछ नाव थी, मछुआरे पकड़ रहे थे। वो चित्र डायग्राम में इसमें तो स्पष्ट नहीं आया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो इतना चीज़ समझ में आ जाएगा। चलिए आप देखिए अगले पेज पे चलते हैं, तो वहाँ पे बात करते हैं। कल्पना करो अगर सुरंगों और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को कैसे पार करती? अगर सुरंग और पुल ना होते तो ओमना की ट्रेन पहाड़ और नदियों को पार नहीं कर पाती। तुम घर पे कौन सी भाषा बोलते हो? मैं घर पर हिंदी भाषा बोलता हूँ। अब आप लोग जैसे अब देखते हैं किस प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के तो हिंदी भाषा बोलते हैं, कुछ गुजरात के होंगे तो गुजराती बोलेंगे। गुजरात से केरल तक पहुंचने में ट्रेन हमारे देश में किन किन राज्यों से गुजरती है? पता करो, सूची बनाओ। अब देखिए जब ट्रेन गुजरात से केरल जाती है तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है और परीक्षा में आपके यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर पूछा जाए बताइए गुजरात से केरल तक पहुँचने में किन किन, तो आपने कहा महाराष्ट्र तमिलनाडु राज्यों से गुजरते हुए केरल पहुँच जाती है। जब ट्रेन गुजरात से केरल जाती है तो कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? तो आपने कहा तमिलनाडु महाराष्ट्र, इन दो राज्यों से गुजर के कहाँ पहुँचती है? केरल। ध्यान रखना है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार, गुजरात से केरल तक पहुँचने में ट्रेन महाराष्ट्र और तमिलनाडु से होकर जाती है। पता करो कि भाषाएं किन जगह पर बोली जाती हैं। तो मलयालम, अब देखिए मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। गुजराती कहाँ की? गुजरात की। कन्नड़ कहाँ की है? तमिलनाडु की। कुछ भाषाएं हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं टेट सीटेट की परीक्षा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस वीडियो के अंतर्गत। तो मित्रों इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें और अपने सवाल को सॉल्व करें। मलयालम भाषा कहाँ की है? केरल की। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। मराठी कहाँ की है? महाराष्ट्र की। गुजराती गुजरात। कन्नड़ तमिलनाडु। क्या तुम इन्हें क्या कहकर बुलाते होगी? माँ की बहन को माँ को, पिताजी की बहन को पिताजी की माँ को। अब देखिए माँ की बहन होगी तो आपके रिश्ते में क्या लगेगी? मौसी। माँ की माँ को क्या बोलेंगे? नानी। पिताजी की बहन को क्या बोलेंगे? बुआ। पिताजी की माँ को क्या बोलेंगे? दादी। तो कुछ रिलेशंस के बारे में दिखाया गया कि इनके हमारे साथ ऐसे अगर लोग होंगे तो उनके क्या रिश्ते होंगे। तो एक्चुअली ये सब क्वेश्चन आपके यहाँ एग्जाम में पूछे गए परीक्षा में और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो। इन क्वेश्चन को राइट डाउन करते रहिएगा साथ साथ में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा आता है नानी के घर तक। ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी, क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? हाँ, ओमना ट्रेन से उतरने के बाद ऑटो रिक्शा बस तथा नाव पे बैठी। अब ध्यान रखना क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कि ओमना जब ट्रेन से उतरी थी तो कौन कौन से वाहन पे बैठी थी? तो ऑटो रिक्शा बस और नाव पे बैठी थी। तुम किन किन वाहनों पे बैठे हो? मैं ट्रेन बस कार ऑटो रिक्शा मेट्रो रेल तांगा नाव में बैठा हूँ। तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस वाहन में सफ़र करने में आया था? मुझे ट्रेन में सफ़र करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। ओमना इलाहाबाद से 16 मई को चली। अब देखिए एक इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, यहाँ ट्रेन से एक सूची में सवाल आता है। वैसे मैं वीडियो इसके बनाऊंगा तो यहाँ पे ट्रेन के टाइम के बारे में पूरा डिस्कस कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देखिए इसमें चैप्टर में दिया गया तो मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओमना इलाहाबाद से 16 मई को चली और अम्मूमा के घर पहुँचने में उसे कितने घंटे लगे? तो ओमना इलाहाबाद से 16 मई को 11:45 बजे दिन में चलती है और अम्मूमा के घर 17 मई को 11:30 पे पहुंच जाती है, रात्रि में पहुंची है, तो उसे पहुंचने में 36 घंटे लगे।
तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के पूछ लेते हैं, तो आप घंटे ऐसे याद भी कर सकते हो कि 16 मई को चली है और इतने बजे यहाँ से निकली थी और इतने बजे पहुँची है, तो कितना घंटे लगे, आप घंटे जोड़ के बता सकते हो। तो लगभग 36 घंटे का उसको समय लगा था। क्या तुम काफ़ी लंबे सफ़र पर गए हो? तो कहाँ गए हो? हाँ, मैं 24 घंटे तक लंबे सफ़र पर गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ। अब देखिए, अगर बेसिकली अगर कहा जाए तो दिल्ली तक पहुँचने में व्यक्ति को कितना घंटे का समय लगता है, तो लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। अगर कोई बिहार से, महाराष्ट्र, इधर से क्या कहते हैं दक्षिण भारत से अगर दिल्ली जाता है तो 24 घंटे का सफ़र का टाइम लगभग लग जाता है। उस सफ़र पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे, उनका नाम बताइए। उस सफ़र में मैं ऑटो रिक्शा, ट्रेन और टैक्सी में बैठा हूँ। तुम्हारे सफ़र में कितना समय लगा? मेरे उस सफ़र में 24 घंटे का समय लगा। अब जब दिल्ली जाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का। ओमना के अप्पा ने ट्रेन और बस फेरी के सफ़र के लिए टिकट खरीदा। बताओ किन किन वाहनों से जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है? ट्रेन, बस, फेरी, हवाई जहाज़, मेट्रो में सफ़र करने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। कुछ जगहों पर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। क्या तुम ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हो जिनके नाम लेता हो? हाँ, जैसे सिनेमा हॉल है, सर्कस है, जू है, तारामंडल है, मैजिक शो है इत्यादि में जाने के लिए टिकट खरीदना पड़ता है। रेल टिकट को देखो और नीचे दी गई बातों में टिकट के ढूंढकर उनके अलग अलग रंग को गोला करो। अब देखिए, यहाँ ट्रेन का टिकट स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपके घरों में बहुत सारे ट्रेन टिकट पड़े रहते हैं। तो ट्रेन टिकट में क्या क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए, मैं बता दूँ आपको। ट्रेन नंबर है, सफ़र शुरू होने की तारीख है, बर्थ का नंबर है, किराया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपके यहाँ सवाल कई बार पूछा गया कि ट्रेन का नंबर रहता है, हाँ, सफ़र शुरू होने की तारीख रहती है, बर्थ का नंबर रहता है, किराया रहता है, जी हाँ बिल्कुल, इतना सब मेंशन रहता है। अब देखिए यहाँ पे टिकट के बारे में, अब देखिए मैं आपको दिखाऊं, ट्रेन नंबर यहाँ पे दिया गया है 9037, ये दिया गया। सफ़र शुरू होने की तारीख 24/12/2006, बर्थ का नंबर 21/22/23, जो भी आपकी ट्रेन का नंबर वैसी बर्थ का नंबर रहेगा। किराया 2578 रुपये या 2578 रुपये। तो बेसिकली ये जो किराया दिखाया गया है, ये ट्रेन नंबर और बर्थ नंबर, ये सब चीज़ें आपको टिकट में मेंशन रहता है। तो अगर ट्रेन का टिकट के बारे में सवाल पूछा जाए तो आपके अलावा कोई आंसर नहीं करेगा, तो फटाक से आंसर आप कर दीजिएगा। तुम टिकट को देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो? पीएनपी संख्या जान सकते हैं, वयस्कों की संख्या जान सकते हैं, बच्चों की संख्या जान सकते हैं, श्रेणी क्या है, वातानुकूलित है, कोच संख्या क्या है, टिकट प्रारंभ होने का स्थान बांद्रा टर्मिनल से है, टिकट समाप्त होने का स्थान रतलाम जंक्शन है, किलोमीटर कितना है, टिकट नंबर क्या है, यात्रा प्रारंभ होने की तिथि क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, अवध एक्सप्रेस ट्रेन के खुलने का समय क्या है, ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उस टाइम टेबल का कुछ अंश को देखो, नीचे दिए गए प्रश्नों को बताइए। अब देखिए यहाँ पे कुछ टाइम टेबल दिया गया और यहाँ से सवाल हर बार परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंस है। एक ट्रेन है गोधाम, गांधीवाद, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, भिवंडी रोड, और उसके साथ साथ मड़गांव है, उदिति है, और कोझिकोड है, त्रिचूर है, एर्नाकुलम टाउन है, कोइट्टम है, त्रिवेंद्रपुरम है, नागरकोइल। अब ट्रेन देखिए गांधीधाम से नागरकोइल की ओर जाती है या आपने कहा अहमदाबाद से नागरकोइल की ओर जाती है, ऐसे कुछ इससे संबंधित सवाल आगे दिए गए हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सवाल देखो, ट्रेन किस स्टेशन से चली? पहला सवाल है ट्रेन किस स्टेशन से चली? तो देखिए ट्रेन गांधीधाम से चली। ऊपर सूची देख के आप बता सकते हो ट्रेन किस स्टेशन से चली, ट्रेन गांधीधाम से चली। ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी? ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर 20 मिनट रुकी। वो आप सूची देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए आपने देखा कि गांधीधाम से चली तो 5:15 पे, और अहमदाबाद कितने बजे पहुँची थी? 11:30 पे, और 11:50 पे वहाँ से छूट गई, है ना। तो आपने देखा कि बताओ 11:30 पे मतलब तो कितने मिनट, तो 20 मिनट ट्रेन रुकी थी कहाँ पर? अहमदाबाद। ट्रेन सफ़र के कौन कौन से दिन मडगांव पहुँची? ट्रेन सफ़र के कौन से दिन मडगांव पहुँची? अब देखेंगे ट्रेन सफ़र के दूसरे दिन मडगांव पहुँच गई थी। कौन से दिन पहुँची थी? सुनील और कोझिकोड स्टेशन पर उतरे। ओमना कोइट्टम स्टेशन पर कोझिकोड स्टेशन से कितने घंटे बाद ओमना कोइट्टम स्टेशन आता है? तो कोझिकोड स्टेशन से कोइट्टम स्टेशन 6 घंटे के बाद आता है। वो आप टाइम आपको निकालना पड़ेगा, सूची में देखकर मित्रों आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बाकी मैं वीडियो आगे पढ़ाऊँगा, उसके बारे में आपको डिस्कस कर दूँगा पूरा एक एक चीज़। ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत के स्टेशन तक कितने किलोमीटर का सफ़र तय किया? तो ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक लगभग 2649 किलोमीटर 2649 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब आप देखेंगे पूरा ट्रेन यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, गांधीधाम से लेके और नागरकोइल तक कितना किलोमीटर का? तो आपने कहा 2649 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया। ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया? ओमना ने ट्रेन से 2418 किलोमीटर का सफ़र किया, क्योंकि ओमना तो उतर गई थी ना कौन से स्टेशन पर? कोइट्टम पे स्टेशन, इसलिए। क्या तुम
अपनी डायरी रखना पसंद करोगे, एक डायरी कापी लो और डायरी में रोज़ सप्ताह तक खास बातें उनको लिखते रहो। ये आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। इन डायरी में मेंशन कर सकते हो कि आप सुबह से शाम तक क्या करते हो, कौन कौन सी चीज़ों को करते हो, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं करते हो। अगला देखिए, मैं इंपॉर्टेंस एक चैप्टर लेके आया हूँ, बदलते परिवार। परिवार के बारे में दिया गया क्योंकि आपके यहाँ फैमिली से क्वेश्चंस आते हैं। निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो निम्मी के दादा दादी, निम्मी के मम्मी पापा, निम्मी के चाचा और निम्मी, ये लोग रहते थे। अब इस परिवार में कुल मिलकर कितने लोग हैं? पहले इस परिवार में 6 लोग रहते थे। अब निम्मी एक छोटी सी बहन के जन्म के बाद इसमें कुल कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। छोटी सी बिटिया निम्मी का जन्म हो गया, अब कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। बताओ, छोटी बहन के आने से निम्मी के सभी घर वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे? अब निम्मी अपना दिन कैसे बिताएगी? निम्मी अपनी छोटी बहन के साथ खेलते हुए अपना दिन बिताएगी। माँ अब क्या क्या नए काम करेगी? माँ अब अपनी छोटी बच्ची की देखभाल और नया देखभाल करने का नया काम करेगी। पिताजी, दादी जी और चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की बहन के आने के क्या बदलाव हो जाएंगे और क्या तुम बता सकते हो? पिताजी, दादाजी, चाचा के दिन भर के कामों में निम्मी की छोटी बहन से खेलना, उसकी देखभाल करना जैसे बदलाव आएंगे। क्या तुम्हारे घर या आस पड़ोस के किसी घर में बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ, मेरे पड़ोस में एक बच्चे का जन्म हुआ है। घर में नन्हा बच्चा आने से कैसा लगता है? घर में नन्हा बच्चा आने में सभी लोग खुश हो जाते हैं। इससे घर में क्या क्या बदलाव आते हैं? सभी घर के सभी लोग खुश रहने लगते हैं। सभी लोग नए बच्चे के लालन पालन, उसकी देखभाल तथा उसके भविष्य के लिए नई योजना बनाना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहीं ना कहीं आप देखिएगा, इन सब में परिवार के सदस्य हैं, अगर नए आते हैं तो क्या होता है। तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसके बारे में कुछ बातें पता करो, लिखो। उसका जन्म कब हुआ? उसका जन्म 2 सप्ताह पहले हुआ। वह लड़की है, लड़का है? वह एक लड़की है। देखो, यहाँ पर बेसिकली परिवार के बारे में, सदस्यों के बारे में सब कुछ बता रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तुमसे उसका क्या रिश्ता है? वह मेरी बहन लगती है, मेरे मामा की लड़की है। उसका जन्म कहाँ हुआ? उसका जन्म अस्पताल में हुआ। वह शक्ल से किसके जैसी दिखती है? वह शक्ल से अपनी माँ जैसी दिखाई देती है। उसके बालों का रंग कैसा? उसके बालों का रंग काला है। उसकी आँखों का रंग कैसा? उसकी आँखों का रंग भी काला है। उसके दांत कैसे हैं? उसके दांत नहीं हैं। अभी उसकी लंबाई कितनी है? अभी उसकी लंबाई करीब 2 फीट है। बेसिकली 2 फीट लंबाई का बच्चा होता है जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु का। बच्चा दिन में कितनी देर सोता है? तो वह दिन में लगभग 8 घंटे सोता है। वह रोता है तथा तरह तरह की आवाज़ निकलता है। वह किसके पास ज़्यादा रहता है? वह अपनी मम्मी के पास अधिक समय बिताता है। अपनी कॉपी में बच्चे की एक फ़ोटो लगाओ और उसके बारे में पूरा सब कुछ डिटेल से ब्रीफ आप करिए। बदली हो गई। बाबा की बदली हो जाने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या क्या बदलेगा? जैसे शेरिंग के परिवार में कौन कौन से पापा के नए घर में रहेंगे? अब देखिए, शेरिंग की माँ बहन शेरिंग अपने पापा के घर में रहेंगे। शेरिंग अब किस स्कूल में जाएगा? शेरिंग अब नए स्कूल में पढ़ने जाएगा। क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे? हाँ, शेरिंग के नए दोस्त मिलेंगे। क्या तुम्हारे परिवार में किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा था? हाँ, मेरे चाचा जी के काम दिल्ली में जाना पड़ा था। अब बेसिकली कोई व्यक्ति कहीं जॉब कर रहा होता है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ट्रांसफ़र के कारण लोग जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंस रहते हैं। तो क्या क्या बदलेगा, क्या क्या नहीं बदलेगा, उनको कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वहाँ पर जाके, ये सब क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। उसके साथ साथ देखिए, यहाँ पर देखिए, तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा? यह एक सामान्य बदलाव था, परंतु हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों को नई जगह देखने का मौका मिलेगा। क्या तुम्हारी कक्षा या स्कूल में भी दूसरी जगह के बच्चे आए होंगे? हाँ, उनसे बातचीत करो। वे कहाँ से आए हैं? वह मध्य प्रदेश के भोपाल से आया है। पहली जगह का स्कूल कैसा था? पहली जगह के स्कूल काफ़ी अच्छा था, परंतु वह स्कूल ज़्यादा अच्छा था। उन्हें यहाँ क्या क्या नया लगा? उन्हें यहाँ नए नए दोस्त मिले। क्या उन्हें यह बदलाव अच्छा लगा? हाँ, उन्हें यह बदलाव बहुत ही अच्छा लगा। शादी, ये बताओ, क्या इस शादी के कारण नाजली के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? बिल्कुल भाई, शादी होगी तो नए लोग जुड़ेंगे, नए लोग आएंगे घर में, तो कुछ न कुछ तो चेंजमेंट होंगे ही, रिश्ते बनेंगे। इस शादी के कारण नाजली के परिवार में एक नए सदस्य आई है। नाजली को एक नई भाभी मिली है। जिस घर से नाजली की नई भाभी आई है, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव हुए होंगे? क्या क्या? हाँ, उस घर को एक नया दूल्हा मिला, परंतु उसकी बेटी एक दूसरे घर अपने ससुराल में रहने चली गई। सभी लोगों को उसकी बहुत याद आएगी। तुम भी अपनी माँ, चाची, मम्मी से पता करो कि उनकी शादी से पहले वो कहाँ रहती थी। वे शादी से पहले अपने माता जी के या पिताजी के घर रहती थी। तब उनके परिवार में कौन कौन थे? उनके परिवार के वे सभी, उनके भाई, माता पिता, दादा दादी इत्यादि लोग रहते थे। क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी की नई नई शादी हुई है? किसकी? हाँ, मेरे परिवार में मेरे
चाचा की नई नई शादी हुई है। कक्षा में दोस्तों से बात करो, पता लगाओ कि उनके घर में शादी कैसे होती है, क्या कुछ खास खाना पकाया जाता है, क्या क्या। हाँ, शादी में पुलाव, दाल, पूड़ी, सब्जी, है ना, मिठाइयाँ इत्यादि, खीर बनाई जाती है। वो सब दूल्हा दुल्हन कैसे कपड़े पहनते हैं, तो दूल्हा शेरवानी, चूड़ीदार, पजामा, पगड़ी पहनता है। दुल्हन लहंगा, चुनरी, रेशम की कढ़ाई की गई ओढ़नी पहनती है। शादी के नाच गाने किस तरह के होते हैं, तो शादी के अवसर पर क्षेत्रीय तथा आधुनिक दोनों तरह के नाच गाने होते हैं। जब तुम किसी शादी में गए थे, तुमने वहाँ क्या क्या देखा, अपनी कॉपी में चित्र बनाओ और उनके बारे में पूरा डिस्कस करिए। तो आप बेसिकली शादी में जाते हैं तो क्या क्या देखते हैं, तो वो सब आप जानते हैं और लिख सकते हैं। निम्मी के परिवार में नई बच्ची के जन्म होने से बदलाव आए थे। शेरिंग के परिवार में उसके बाबा जी के नए शहर में ट्रांसफ़र हो जाने से, बदली हो जाने से। नाजली के परिवार में उसके चचेरे भाई की शादी होने से एक नई दुल्हन आई थी। क्या परिवारों में बदलाव कुछ कारणों से ही हो सकते हैं, पता करो किन किन कारणों से। परिवार में बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, जैसे परिवार के किसी सदस्य की नौकरी लगना, परिवार में किसी नए सदस्य का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाना, नए सामान खरीदे जाने पर, या नए लोग आ जाने से। ये सब कुछ चेंजमेंट होते हैं परिवार में, वो हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 बड़े लोगों से बात करो। क्या तुम्हारे परिवार में, एक तुम्हारे दोस्त के परिवार में और एक तुम्हारे पड़ोसी के परिवार में कुछ देखो। यहाँ पे ये आंसर, मैं आंसर वाली सीट दिखाता हूँ। आपके परिवार में कितने सालों से यहाँ पे रह रहा है, तो आपने कहा 10 सालों से, किसी का 7 साल से, किसी का 5 साल से। तो अलग अलग लोगों के परिवार अलग अलग टाइम से वहाँ पे रह रहे होते हैं। यहाँ आने से पहले उनका परिवार कहाँ रहता था, कोई मुजफ्फरनगर में, कोई बनारस में, कोई मुंबई में, कोई दिल्ली में। तो अलग अलग। आपके परिवार में कुल सदस्य कितने हैं, किसी के 6 सदस्य हैं, किसी के 8 सदस्य हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं। आपके परिवार में 10 साल पहले कितने लोग थे, 5 थे, 4 थे, 5 थे, 2 थे, जितने थे बता सकते हैं। आपके परिवार में 10 सालों से जो बदलाव हुए हैं उसके क्या कारण है। मेरे पिताजी की बदली, मेरी छोटी बहन का जन्म, उसके पिताजी के चाचा जी की बदली, उसके पिताजी की बदली, उसके भाई का जन्म। इन बदलाव से आपको कैसा लगता है। हमें नए शहर में आनंद अपने परिवार के साथ अच्छा लगता है। वे नए शहर का आनंद ले रहे हैं, परंतु उनके चाचा जी की याद आती है, परंतु वे लोग चाचा जी से मिलने जाया करते हैं। वे नए लोग दोस्त अपने नए शहर में आनंद ले रहे होते हैं। तो ये सब है। मेरा परिवार कल, आज, कल। देखिए, मेरा परिवार कल, आज, कल। अब देखिए, कल मेरा परिवार कैसा था, आज मेरा परिवार कैसा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर इस प्रश्नों के माध्यम से बताई गई हैं। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखा तुम्हारा परिवार भी बदल गया कि नहीं। हाँ, मेरे परिवार में कई तरह के बदलाव हुए हैं। जब तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी जैसे तुम्हारे छोटे थे, तब भी तुम्हारा परिवार वैसा ही था, लेकिन जैसा आज है नहीं। तब मेरा परिवार आज जैसा नहीं था। उस समय परिवार में ज़्यादा सदस्य रहते थे, परंतु अब मेरी बहन तथा मेरी मम्मी नहीं रहती हैं। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र बनाइए और उनमें एक भरिए। जैसे दादाजी दादी होते थे, फिर चाची, चाचा, बुआ, पिताजी, माँ, आई, मामा, मौसी, नाना जी, नानी जी, मैं और मेरी बहन। तो ये देखिए परिवार थे दो। दादा और दादी का परिवार था, नाना और नानी का परिवार था। तो 2 परिवार मिले, उसके बाद में आप बने, आपकी सिस्टर बनी, वो शादी करेंगे, कहीं और जुड़ेंगे। तो ये सब इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, इनको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ देखिए, आपने दादा दादी, नाना नानी के परिवार से, वे तुम्हारी उम्र के थे, तो उनके परिवार में कौन कौन लोग रहते थे, उनके दादाजी, उनकी दादी जी, उनके नाना जी, उनके नानी जी। ऐसे देखिए रिलेशन से, कड़ी के माध्यम से जोड़ेंगे परिवार को। क्या इस परिवार के पेड़ के तुम्हारी बहन, माता पिता कहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसमें माता पिता और भाई बहन दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दादा दादी और नाना नानी के परिवार की बात हो रही है। अब तुम अपने आज के परिवार को पेड़ में कापी बनाओ। पिता, माँ, मैं और मेरी बहन। आराम से आप बना सकते हो इस परिवार के बारे में। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो, आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी कहाँ रहते हैं। भी इस पेड़ में सबसे नीचे मैं हूँ। मेरे परिवार में हम 4 लोग रहते हैं, दादा दादी, नाना नानी गाँव में रहते हैं। बताओ तुम्हारे आज के परिवार में पेड़ तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी के बचपन के पेड़ की किस तरह अलग है। मेरे परिवार के पेड़ में कम लोग रहते हैं, जबकि दादा दादी, नाना नानी के बचपन के पेड़ में ज़्यादा लोग रहते थे। स्कूल में वापसी, तुम कहाँ तक पढ़ाई करना चाहते हो। मैं इंजीनियर तक की पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने कहाँ तक की पढ़ाई की है। उन दोनों ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। तुम्हारी दादी नानी को कहाँ तक की पढ़ाई का मौका मिला है। उन लोगों ने बीए तक की पढ़ाई की है। तुम्हारी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हो गई थी। वे लोग जब बीए में पढ़ रहे थे तभी शादी, पहले लोगों की शादी जल्दी हो जाती थी ना, वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। क्या तुमने किसी ऐसे कानून के बारे में सुना है जो लड़कियों तथा लड़कों की कम से कम किस उम्र में शादी हो। हाँ, मैंने सुना है कि उस कानून के अनुसार लड़कियों की शादी 18 वर्ष में और लड़कों की शादी 21 वर्ष में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक कानून भी दिखाया गया कि कोई लड़की है, इसकी शादी बाल विवाह के बारे में बताया गया है। 21 वर्ष का लड़का हो जाना चाहिए और लड़की 18 वर्ष की हो जाना चाहिए, तब उनकी शादी की जानी चाहिए। पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है। हाँ,
कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया है, बात करके पता करो कि वे फिर से पढ़ना चाहते हैं। हाँ, वे लोग फिर से पढ़ना चाहते हैं। वे आजकल क्या कर रहे हैं, वे आजकल काम कर रहे हैं। क्या पिछले दिनों तुम्हारे घर में किसी की शादी हुई थी? किसकी? हाँ, मेरे चाचा की शादी हुई थी। पता करो दूल्हा दुल्हन की उम्र क्या थी। तो दूल्हा की उम्र 25 साल, दुल्हन की उम्र 22 साल थी। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये परिवार के बारे में दिखाए जा रहे हैं। तो परिवार कैसे होते हैं, परिवार में कौन कौन होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं। अब देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये कबड्डी खेल के बारे में दिखाया गया, हु तू तू। तो आप देखेंगे हु तू के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ इस चैप्टर के माध्यम से। तुम्हारे यहाँ कबड्डी एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में 8 खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी की एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 8। श्यामला ने जब बीच की लाइन छुई तो लड़कियां आउट हो गई थीं। तो टीम की सारी लड़कियां यानी 8 लड़कियां आउट हो गई थीं। क्या तुम्हारे पास खेलों के झगड़ने निपटाने के तरीके? हाँ, मेरे पास खेलों के झगड़े निपटाने के तरीके हैं। कबड्डी का खेल, अपनी सांस रोककर कबड्डी बोलकर देखो कितनी बार बोल पाए हैं? 50 बार। अब देखिए अगर पूछा जाए कि सांस रोककर कबड्डी को कितनी बार बोल पाते हैं, तो 50 बार बोल पाते हैं। कि कबड्डी खेलते हुए भी इतनी बार ही बोल पाते हैं? क्या कोई अंतर है? नहीं, कबड्डी खेलते हुए इतनी बार नहीं बोल पाते हैं, लगभग 10 बार का अंतर हो जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग ब्रीथिंग में होते हैं, हार्ट रेट बढ़ रहा होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कम टाइम लेते हैं। श्यामला ने पूरी टीम को एक बार ही में आउट कर दिया था। इस चित्र में देखो दिखाया गया है। आउट होना क्या होता है? कबड्डी में कब कब आउट होते हैं? जब किसी खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी टीम का खिलाड़ी पकड़कर दबोचता है या उसकी सांस टूट जाती है, तो इस स्थिति में उसे आउट करार दिया जाता है। जब दूसरे पक्ष के खिलाड़ी या किसी खिलाड़ी को छू लेता है और उस स्थिति में उसे आउट करार दे दिया जाता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे खो खो खेल में छूने से आउट होता है और छूने से ही बारी आती है। ऐसे और खेलों के नाम बताइए जिनमें छूना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे छुआ छुआई है, डेंगा पानी है, चोर सिपाही है। कबड्डी में श्यामला के बीच की लाइन छूने से सब आउट हो गए थे। ऐसे कौन से खेल हैं जिनके बीच में लाइन का महत्व होता है? बैडमिंटन है, टेनिस है, टेबल टेनिस है इत्यादि, इनमें बीच में लाइन बनाई जाती है। ऐसे कौन से खेल हैं जिनमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं? तो खो खो में रंगों या चीज़ों को भी छुआ जाता है। तो ये कबड्डी खेल के बारे में दिखाया गया। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 8 खिलाड़ी होते हैं मित्रों, यहाँ पर आप डिस्कस कर रहे हैं। रंग पकड़ रंग को छुआ जाता है। क्या तुम कबड्डी खेलते हो? हाँ, मैं कभी कभी कबड्डी खेलता हूँ। क्या तुम्हारे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम है? नहीं, मेरे स्कूल में लड़कियों की कबड्डी की टीम नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारी दादी नानी कबड्डी खेलती थी? आज घर जाकर पता करो। नहीं, मेरी दादी नानी कबड्डी नहीं खेलती थी, क्योंकि उस समय लड़कियों का इस तरह से खेल खेलना अच्छा नहीं माना जाता था। अच्छा, ठीक है। क्या तुमने किसी कोच से कोई खेल सीखा है? कौन सा? हाँ, मैंने फुटबॉल स्कूल के कोच से सीखा है। क्या तुम किसी को जानते हो जिसने किसी कोच से कोई खेल सीखा हो? हाँ, मेरे दोस्त ने फुटबॉल तथा क्रिकेट सीख रहे हैं और वो किसी कोच से सीखे। चर्चा करो, कोच किसे कहते हैं? अब देखिए कोच कौन होता है, कोच के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो कोच किस प्रकार का अभ्यास कराते हैं और खिलाड़ियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? कोच खेल की बारीकियों से सिखाते हैं और कोच खिलाड़ियों को हमेशा उत्साहित करते रहते हैं, अभ्यास के फ़ायदे समझाते हैं। खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वह सुबह अंधेरे में ही उठते हैं और घंटों अभ्यास करना पड़ता है। क्या तुमने कभी अपनी पसंद के खेलों के लिए क्लब में बनाने के बारे में सोचा है? हाँ, मैंने फुटबॉल का एक क्लब बनाने के बारे में सोचा है। मान लो 15 बच्चों की 2 टीमों में बांटकर खो खो खेलना, दोनों टीमों से 7-7 खिलाड़ी, एक खिलाड़ी बच जाएगा, नहीं तो टीम बराबर नहीं हो पाएगी। ऐसा होने पर तुम क्या करते हो? क्या तुम कभी बीच के बिच्छू बने हो? क्या उसके बारे में बताओ। अभी कभी कोई खिलाड़ी बच जाता है तो उसको बिच्छू बना के और दोनों तरफ को खेलने का मौका देते हैं। ऐसा होने पर मैं एक खिलाड़ी को रेफरी बना देता हूँ या मैं कई बार रेफरी बना हूँ। हर खेल में कुछ नियम होते हैं, वह खेल उन नियमों के अनुसार ही खेला जाता है। अगर उन नियमों में कुछ बदलाव कर दिए जाएं तो खेल में क्या बदलाव आता है? जैसे क्रिकेट के विकेट पर से गुल्लियों के गिरने से बल्लेबाज आउट हो जाता है। सोचो अगर नियम हो कि एक बार में तीनों विकेट गिर जाएं तो पूरी टीम ही आउट हो जाएगी, तो क्या ये खेल में मज़ा आएगा? खेल के नियम कुछ न कुछ हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे क्रिकेट के खेल में पहले 20-20 मैच नहीं होता था, इधर कुछ सालों से आप ऐसा मैच शुरू हुआ है जो मैच के नियम बदल जाने से मैच रोमांचक हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेल के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है कि खेल में हम लोग कैसे खेलते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कक्षा 4 की NCERT की पाठ्यपुस्तक के चैप्टर संख्या 6, 7, 8, 9, 10
के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया हुआ है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस था। यहाँ से ट्रेन के बारे में हम लोगों ने सवाल सीखा और ट्रेन से हर बार एक सवाल आता है। चलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं समझता हूँ आप लोग अगर वीडियो पसंद करते हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इट्स इनफ फॉर टुडे। नाइस टू टॉक यू।